Hello everyone and welcome to the channel Learning Mania by Madhavi Gupta. So today we are going to study the chapter Discovering Truth. The saga continues. Chapter 3 of class 11th, book Hornbill. So this story basically deals with the mysteries and various theories which are regarding the life and death of an ancient pharaoh. Pharaoh means a king. And the name of that pharaoh was Tutankhamun. तो किस तरीके से उसको ममीफाई किया गया, कब उसकी टॉम को डिस्कवर किया गया, फिर किस तरीके से उसका एक्सरे किया गया, दैन सिटी स्कैन, वो सारी कहानी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt in its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. कहते हैं वो सिर्फ एक जब उसकी मृत्यु हुई, अब यहाँ ही इज टुटनखामुन जिसकी पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी कि उसकी जब मृत्यु हुई तो वो टीनेजर थे और वो अपने एक इतनी पावरफुल फैमिली का आखिरी उत्तराधिकारी था जिसने इजिप्ट को सेंचुरीज तक रूल किया. और जब उसकी मौत हो गई तो उसको बहुत सारे सोने के साथ लाद कर दफना दिया गया और भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. और फिर 1922 में उसके टॉम को डिस्कवर किया गया. तो जो ये मॉडर्न दुनिया थी तब उसने अंदाजे लगाने शुरू कर दिया, अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और सबसे ज़्यादा लोगों का अनुमान था कि शायद उसे मर्डर किया गया था. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. अब जब से उसकी टॉम को डिस्कवर किया गया था उसके लगभग 80 साल बाद उसको उसकी टॉम से निकाला जा रहा था सिटी स्कैन के लिए, ताकि ज़्यादा क्लूज़ पता लगाए जा सकें उसकी लाइफ और ज़िंदगी के बारे में और एक प्रिसाइज कुछ एक फैक्ट जिसके साथ निकल कर आए फॉरेंसिक साइंस के थ्रू. फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है? एक तरीके से साइंटिफिक डाटा होता है जो कि माना जाता है कि एक्यूरेट ही होता है लगभग. तो उस बॉयज फेरो की ज़िंदगी कैसी थी, उसकी मृत्यु कैसी हुई, उसके बारे में वो अब पता लगाना था आफ्टर द सिटी स्कैन. एंड angry wind stirred up ghostly thus devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. अब वैली ऑफ द किंग जो है ये जगह है जो कि एक कब्रिस्तान है जहाँ पर कि एंशियंट इजिप्ट के राजा लोगों को दफनाया जाता था. कहते हैं कि जब उस समय वहाँ पर उसको निकालने लगे तो एक बड़ी ज़बरदस्त हवा चलने लगी और ऐसा लगा कि वो एंग्री विंड थी, यानी तेज गुस्से में वो हवाएं चल रही थी. स्टेड मतलब सबको हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया, जब ऐसा लग रहा था कि किंग टुट को उसके रेस्टिंग प्लेस से निकाला जा रहा था. डार्क बैलेड क्लाउड्स हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. और सारा दिन तो क्योंकि वो रेगिस्तान था, इजिप्ट में मोस्टली रेगिस्तान है, तो सारा दिन तो काले रंग के बादल मंडराते रहे और रात को भी आसमान पे काले रंग के बादल ही छाए रहे. तो वहाँ कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा था कि कास्केट ग्रे मतलब एक ग्रे कलर की बकेट है जिसके अंदर से तारे झांकने की कोशिश कर रहे हैं. ऑन 5 जनवरी इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, और ये 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे की बात थी. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. और ये वो दिन था जब दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्लाइडेड मतलब चमचमाते हुए सर वाली मम्मी को सिटी स्कैनर में डाला जाना था, उसकी स्कैनिंग की जाने वाली थी और उसके जीवन से रिलेटेड मिस्ट्रीज़ को, रहस्यों को उजागर किया जाने वाला था, जो कि लगभग 3300 से ज़्यादा साल पहले मर चुका था. All afternoon, the unusual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respect. अब सारा दिन जो था जब वो खोला गया उसका मकबरा,
तो वहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ लगी रही, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बार बार आ रहे थे, घूम रहे थे, क्योंकि एक वो टूरिज्म का प्लेस था। और वो क्या कर रहे थे, वो छोटी सी जगह में, जो कि लगभग 26 फीट के नीचे थी, जहाँ पर उसकी टॉम्ब, उसमें नीचे उतर कर जा रहे थे सीढ़ियों से, और अपनी रेस्पेक्ट, अपने रिगार्ड्स पे करके आ रहे थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. और वो ज़्यादातर घूर रहे थे, देख रहे थे म्यूरल्स को। म्यूरल्स क्या होते हैं? दे आर द लार्ज पेंटिंग्स ऑन वॉल्स। तो वॉल्स पर जो पेंटिंग्स बनी हुई थी उनको देख रहे थे, और साथ ही साथ जिस चैम्बर में जहाँ पर टुट के टॉम को रखा गया था, और उसके उस चमचमाते चेहरे को देख रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था, अट्रैक्ट करने वाला फीचर था उसके कॉफिन के आउटर लिड का, यानी कि वो सोने का था, चमचमा रहा था। Some visitor read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Toot's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death, or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. कुछ लोग गाइड बुक में पढ़ रहे थे, आपस में विस्पर कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, और कुछ लोग वहाँ साइलेंटली खड़े थे। शायद वो लोग इस बात का सोच रहे थे चुपचाप खड़े होकर कि किस तरीके से टुट की जो अनटाइमली डेथ हो गई थी उसकी लेट टीन्स में, तो हो सकता है कि ये अब उसको उसके रेस्टिंग प्लेस से निकाला जा रहा है, तो एक फ़रो का कर्ज उन्हें ना लग जाए, कर्ज मतलब अभिशाप ना लग जाए कि उन लोगों के ऊपर ये सुनने में आता था वहाँ पर कि ये कहा जाता है कि जो भी उन राजाओं को, जिन फ़रोज़ की मम्मीज़ वहाँ दफनाई गई हैं, कोई भी उसको वहाँ से निकालेगा उनकी रेस्टिंग प्लेस से, तो उनको श्राप लगेगा उन राजाओं को। तो वो सब लोग कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आंधी तूफान आ रहा है बाहर, वो इसी वजह से हो, क्या सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, या कुछ लोग चुपचाप खड़े होकर सोच रहे थे। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawa, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Carter, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. अब वहाँ जही हवास थे। जही हवास कौन है? वो सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के। उन्होंने, उनका ये कहना था, वो जब टुट की मम्मी को, टुट की टॉम को देख रहे थे, तो देखने के बाद उनका कहना था कि हमें जो है मम्मी बहुत ख़राब कंडीशन में मिली, उस वजह से जो कुछ भी कार्टर ने उस मम्मी के साथ किया 1920 में। और ये मम्मी जो है कार्टर ने ही डिस्कवर की थी, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1922 में उन्होंने डिस्कवर की थी उसकी मम्मी को, और कई साल की फ्यूटाइल सर्चिंग, फ्यूटाइल मतलब इन वेन, यूजलेस सर्चिंग उन्होंने करते रहे, तब जाकर उन्हें ये मम्मी डिस्कवर की। Its contents, so hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. हालांकि इसके जो कंटेंट्स है, ये देखकर सरप्राइज होता है कि वो हालत तो बहुत बुरी थी मम्मी की, लेकिन जितने भी एंशिएंट टाइम में वो चीज़, मतलब जिस तरीके से ममीफाई किया गया था, वो मम्मी हमें पूरी की पूरी मिली। They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. और ये अभी तक की सबसे रिचेस्ट ममीज़ में से एक थी, एक रॉयल कलेक्शन का पार्ट थी, साथ ही साथ एक फेरो को लेजेंड बना रही थी। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance, meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. और जिस तरीके के आर्टिफैक्ट, जो हिस्टोरिकल चीज़ें सोने की थी, जिस तरीके से उसको स्टन किया गया था, पूरी तरीके से ग्लाइडेड किया गया था, इतनी खूबसूरती से वो चीज़ें बनाई गई थी, वो सचमुच ऐसा गारंटी दे रही थी कि ये अपनी लाइफ में, या रिसरेक्शन मतलब अराइजिंग फ्रॉम डेथ, रिस्टोर टू लाइफ हो सकती हैं। तो इस तरीके की ये डिस्कवरी हुई, इसने एक सेंसेशन बना के रख दिया था, और यही वजह थी कि इस मम्मी को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी। बट टुट वॉज ऑल्सो buried with everything he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. और टुट को उसके दफनाने के समय लोगों ने, उसके जितने भी सर्वेंट्स थे या जो भी कोई थे जिन्होंने उसे दफनाया, उन्होंने उसको हर एक उस चीज़ के साथ दफनाया जो कि उसे अपनी मृत्यु के बाद, आफ्टर लाइफ के बाद ज़रूरत पड़ सकती थी, जो कि जीते जी हम लोगों को, ज़िंदा इंसानों को ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो गेम्स हैं, रेजर थे, गारमेंट्स थे, फूड और वाइन के केसेस थे,
ये सब चीज़ें उसके साथ दफनाई गईं ताकि अगर राजा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसके आसपास वो सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएं। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffins. अब कई महीने जब उसने उसको डिस्कवर किया, रिकॉर्ड किया केयरफुली फ़ैरो के फ्यूनरली ट्रेजर को, तो कार्टर ने उसके बाद उसके जो थ्री नेस्टेड यानी 3 लेयर्स में जो उसका कॉफिन था, एक के अंदर एक यानी 3 कॉफिन्स के अंदर वो पैक्ड थी उसकी मम्मी, फिर उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, and faded evidence of a burial in March or April. जब उसने पहला जो ओपन किया, पहला जो दरवाज़ा ओपन किया उसके कॉफिन का, तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर जो विलोज थे, गार्लेंड्स ऑफ विलोज थे, ऑलिव के लीव्स की माला थी, सैलरी अजवाइन थी, कुछ लोटस की पेटल्स थी, कुछ कॉर्नफ्लावर्स थे, इन सब चीज़ों से वो सजा रखा था, जो कि एक तरीके से एविडेंस देते थे कि इसकी मम्मी को लगभग मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, और इन वजह से ही उसके सीज़न का पता चला कि कब उसे दफनाया गया होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. और फिर वो कहता है, कार्टर ने लिखा है अपने डॉक्यूमेंट्स में कि जब असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब वो फाइनल कॉफिन में पहुँचे, जब उन्होंने पाया कि जो रिचुअल रेजिन्स होते हैं, यानी कि वो केमिकल होता है जिससे कि किसी की बॉडी को ममीफाई किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। जो टुट की मम्मी थी वो उस कॉफिन के बॉटम से बिल्कुल चिपक चुकी थी, सीमेंटेड हो चुकी थी। उन्होंने जितना लेजिटिमेट यानी रीजनेबल फोर्स वो लगा सकते थे उन्होंने लगाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब क्या किया जा सकता था? द सन रैन can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resin. हालांकि अब ये जो जगह थी इजिप्ट की साउथ में, जो साउदर्न पोल है, वहाँ बहुत गर्मी होती है। कार्टर ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो यहाँ पर इस सन की गर्मी से ही इस रेजिन को लूज़ कर सके। फॉर सेवरल आवर्स 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, उसने लगभग 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको वहाँ पर रखा ताकि वो रेजिन थोड़ा सा लूज हो जाए। नथिंग बस्ट, लेकिन कुछ भी टस से मस भी नहीं हुआ। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains. और उसने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से डिटैचमेंट के से मतलब भावुक होते हुए, ये भावुकता रहित ये लिखा है। उसने ये कहा कि इससे पहले कि वो जो मम्मी थी फ़रो की, उसको उसके रिमेन्स को उठाना संभव हो पाता, उससे पहले कि उसे हमें चैसिल अवे यानी छेनी हथौड़े से तोड़कर मारकर उसको अलग करना पड़ा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और अपने डिफेंस में उसके पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं थी बताने के लिए। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. अब उसने कहा कि कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर टुट की मम्मी को, क्योंकि उस समय जब टुट को दफनाया गया तो तब जो रॉयल फैमिलीज़ थी वो फैबुलसली वेल्दी होते थे, बहुत धन संपत्ति वाले लोग होते थे, और उनका ये मानना था और वो उम्मीद भी रखते थे कि वो अपनी इस धन संपत्ति को अपने साथ मरने के बाद भी ले जा सकते हैं। इसलिए वहाँ क्या किया था, इतने सारे गोल्ड के साथ उसको वहाँ दफनाया गया था। तो उसे डर था कि अगर ये उसकी मम्मी को तोड़ा नहीं जाता वहाँ से, तो चोर उचक्के या फिर डाकू जो थे वो गार्ड्स को सरकमवेंट यानी डॉच करके, धोखा देकर इस पूरे गोल्ड को निकाल कर ले जाते, चोरी करके ले जाते। इसलिए उसने कहा कि उसे ऐसा करना पड़ा। For his journey to the great beyond, King Tut was lavish with glittering goods, precious collars, inlaid necklace, bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अब इसीलिए क्योंकि वो बहुत लोग अमीर हुआ करते थे, बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, तो
तो जब राजा को दफनाया गया तो बहुत सारी कीमती चीज़ों के साथ उसको लाद दिया गया, चाहे वो गले का हार हो प्रीशियस, या उसकी बॉडी में जड़े हुए हार हों, कंगन हो, अंगूठियाँ, ताबीज़, या कोई भी चीज़ें थी, चाहे वो पैरों की उंगलियों में पहनने वाले अंगूठे थी, वो शीट्स थी, हर चीज़ उसके साथ सोने की दफनाई गई थी। और साथ ही साथ जो मोस्ट अट्रैक्टिंग पार्ट था वो ये था कि उसका जो पूरा कॉफिन था और जो उसका फेस था वो प्योर गोल्ड का था, जो उसका मास्क बनाया हुआ था वो प्योर गोल्ड का था। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut was now rest. तो अब टुट ये कहता है कि जब उसके लोगों ने उस मम्मी को कॉफिन से बाहर निकाला तो ऑब्वियस था कि वो सोना और जितना भी उसके साथ चीज़ें निकली थी, गोल्ड था, जो वेल्थ उसके साथ निकली, उसको तो अलग कर दिया गया, लेकिन अब वापस वो टूट चुकी थी। उसको मम्मी को ट्रंक के पास से, उसकी नेक के पास से तोड़ा गया था, पैरों के पास से, तो वापस उसको उसी जगह पर ले जाने के लिए, सेट करने के लिए उन लोगों ने क्या करा कि उन्होंने एक सैंड की लेयर लगाई एक वुडन बॉक्स के अंदर, और उसको पैडिंग किया, यानी थोड़ा सा घास फूस रख दिया गया उसके ऊपर, और फिर उसको उस जितने भी उसका पार्ट थे बॉडी के, मम्मी के, उन सबको एक साथ इस तरीके से जोड़ दिया गया कि जहाँ जहाँ से वो टूटा गया उनको कंसील कर दिया जा सके, छुपाया जा सके, और दोबारा जोड़ जाड़ को उसको एक वुडन बॉक्स में रख दिया गया। और ये वही वुडन बॉक्स था जहाँ वही बेड था जहाँ टुट आज तक रेस्ट कर रहा था। आज यानी वो दिन जिस दिन उसका सिटी स्कैन होना था। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. अब अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करें तो समय के साथ साथ आर्कियोलॉजी भी बदलती जा रही है। वो कैसे कि जो पहले इन लोगों का फोकस हुआ करता था, वो फोकस इनका होता था मोस्टली ट्रेजर्स के बारे में, ट्रेजर्स के ऊपर होता था कि इंटरवेनिंग मतलब द टाइम इन बिटवीन टू इवेंट्स। तो दोनों इवेंट्स के जब वो पहले निकाली गई थी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा तब और आज के टाइम में देयर इज़ अ डिफरेंस। वो जो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस आ गया, पहले उसका जो वेल्थ थी, जो उसका खजाना था, ट्रेजर था, उसके ऊपर ध्यान दिया गया था, लेकिन अब ध्यान दिया जा रहा था उन फैसिनेटिंग डिटेल्स के ऊपर जो उसकी लाइफ और ज़िंदगी के बारे में थी, उन मिस्ट्रीज़ को रिवील करने के लिए। It also uses more sophisticated tools including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that the cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब आज के टाइम में पहले से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यानी कि एडवांस टूल्स भी आ गए हैं, स्पेशली अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 1922 में जब उसको डिस्कवर किया गया और उसके बाद 1968 में जब उसको एक्सरे किया गया, लगभग 40 साल के बाद उसकी टॉम की डिस्कवरी के बाद, तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने जो कि मानव शरीर का विज्ञान पढ़ते हैं, उन्होंने इस मम्मी को एक्सरे किया और एक चौंका देने वाला तथ्य सामने लेकर वो आए। वो ये था कि उस रेजिन के नीचे, यानी कि वो जो केमिकल जिससे उसको सीमेंटेड कर दिया गया था उसमें, वहाँ पर उन्होंने पाया कि उसकी ब्रेस्ट बोन्स और फ्रंट रिब जो है वो मिसिंग था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT, by which hundreds of X-rays in cross sections are put together like slices of bread or to create a 3-dimensional virtual body. तब एक्सरे किया गया था, लेकिन आज हम लोग CT, आप लोगों ने सुना होगा CT स्कैनिंग से हम लोग पूरी तरीके से अवेयर है। उसमें क्या होता है CT स्कैनिंग में कि एक 3-डायमेंशनल पिक्चर क्रिएट होती है, तो ऐसा लगता है कि वर्चुअल बॉडी हमारे सामने क्रिएट हो गई, चाहे वो कोई भी ऑर्गन की हो, किसी भी बॉडी पार्ट की हो, तो उसका एक वर्चुअल इमेज हमारे सामने क्रिएट हो जाता है। तो आज तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सरे से बेटर टेक्नोलॉजी है, तो शायद जो फैक्ट्स एक्सरे में रिवील होने रह गए थे वो इस कंप्यूटर टोमोग्राफी के थ्रू रिवील हो सकते थे। What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? तो अब सवाल ये था कि एक्सरे से ज़्यादा और क्या पता चलेगा CT से, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? क्या वो उन दो सवालों का जवाब दे पाएंगे जो अभी इतने लंबे समय से लिंगर ऑन होते जा रहे थे? वो दो सवाल थे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और
वो उसकी क्या उम्र थी जब उसकी मृत्यु हुई। King Tut's demise was a big event, even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was a death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. अब ये जो किंग टोट की मौत थी, ये रॉयल स्टैंडर्ड्स में भी एक बहुत बड़ा इवेंट था। क्यों था? क्योंकि उसके साथ, जैसा कि इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इट हैज़ बीन टोल्ड, कि उसके साथ एक साम्राज्य का, एक डायनेस्टी का अंत हो गया था। तो यहाँ उसके फ्यूनरल के साथ साथ, उसकी शव यात्रा के साथ साथ एक डायनेस्टी की भी शव यात्रा थी, यानी अंतिम समय था। और साथ ही साथ जो पर्टिकुलर्स थे, जो उसके पासिंग अवे, किस तरीके से उसकी मौत हुई या उसके बाद क्या हुआ, वो अभी तक अनक्लियर थे। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades in the height of the 18th dynasty's golden age. अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो टुट के फादर और ग्रैंडफादर थे अमेनहॉटेप III, वो एक बड़े ताकतवर राजा थे जिन्होंने कि 18th सेंचुरी में उनकी डायनेस्टी ने राज किया लगभग 40 साल तक। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of the ancient Egypt. और उसके बाद उनके बेटे जिसका नाम था अमेनहॉटेप IV, वो राजगद्दी पर बैठे और उनके काल में एक अजीब से ही बड़े स्ट्रेंज हिस्ट्री पीरियड की शुरुआत हुई। The new pharaoh promotes the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna. और उन्होंने क्या करा, वो अजीब सा क्यों था, रीज़न थे उसके पीछे कि उन्होंने वर्शिप ऑफ एटन, सन डिस्क, एटन जो है सन डिस्क माना जाता है, सूर्य देवता माने जाते हैं, उनकी वर्शिप शुरू करवा दी और अपना नाम अखैनेटन यानी एटन हटा उसका अपना नाम अखैनेटन रख लिया। बल्कि उनका नाम जो अभी तक रखा चलता आ रहा था वो था अमेनहॉटेप, अमेनहॉटेप से बदलकर उसने अखैनेटन रख लिया। और जो अभी तक सालों से रिलीजियस सिटी थी थीब्स की, वो जो कैपिटल थी, उसको भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया अखैनेटन सिटी में, जिसको कि आज के समय में अमारना नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled the centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. अब क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल बदल ली और अपना नाम भी बदल लिया, अब उन्होंने क्या करा कि जो पहले वहाँ पर राजा की जो देवता थे उनका नाम था अमुन, अमुन की जो मूर्तियाँ थी, उनके जो मंदिर थे, उन सबको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, ख़त्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक नए देवता को स्थापित कर दिया था, दैट वाज एटन द सन। तो रे जॉनसन जो डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी के शिकागो में, जो कि लक्सर में है, जो एंशिएंट थीब्स की साइट पर काम करती है, तो उनका कहना है कि वो लगभग ये जो समय था वो सचमुच भयानक रहा होगा इजिप्ट की हिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ उस समय एक ऐसी फैमिली का अंत होने जा रहा था जिसने कि इजिप्ट पर शताब्दियों तक, सेंचुरीज तक रूल किया था, और शायद अखैनेटन थोड़ा सा पागल हो गया था। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samankhakre appeared briefly and exited with hardly a trace. अब जब अखैनेटन की डेथ हुई उसके बाद फिर एक बड़ा ही मिस्टीरियस रूलर आया वहाँ, जिसका नाम था समनखकरे। वो थोड़े ही समय के लिए उसने रूल किया और फिर अचानक से ही वो गायब हो गया, पता ही नहीं चला कि कब आया और कब चला गया। And then a very young Tut-Nakhaten took the throne, King Tut as he is widely known today. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. और समनखकरे की मृत्यु के बाद, मतलब उसके गायब हो जाने के बाद, एक नया राजा वहाँ पर आया जिसका नाम था टुटनखातिन। यही सबसे यंग राजा था, बड़ी कम उम्र में ये राजा बन गए थे, जिनको कि वाइडली जाना जाता है टुट के नाम से। और ये जो बॉय किंग था उसने जल्दी ही अपना नाम टुटनखातिन से बदलकर टुटनखामुन रख लिया, यानी कि लिविंग एज ऑफ अमुन, और रिस्टोर कर दिया उन्हीं ओल्ड वेज को जो उनके पूर्वजे जिनको फॉलो करते थे। जैसे एटन की पूजा शुरू की थी
इनके इनसे आने वाले पहले राजा ने, जिसका नाम था खानेटन फो, उनकी जगह उन्होंने वही जो अमन की पूजा थी वापस उसको रिस्टोर किया, वही सारे ओल्ड वेज रिस्टोर कर दिए, और इसने लगभग 9 साल तक राज किया और फिर इसकी मृत्यु हो गई अचानक से। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. हालांकि अब उसको बहुत फेम मिला था उसकी मम्मी को, और उसको बड़े अंदाजे लगाए जा रहे थे उसकी मम्मी को लेकर, फिर भी टुट जो है बहुत सारी मम्मीज़ में से एक था जो कि इजिप्ट में पाई जाती। हाउ मैनी, नो वन नोज, कितनी कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and still counting। और इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट के अंदर एक इन्वेंट्री चल रही है, गणना चल रही है। 2003 में उन्होंने लगभग 600 ममीज़ को काउंट कर लिया था, लेकिन स्टिल वो काउंटिंग अभी चल रही है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज़ with a portable CT machine donated by National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen। अब लेकिन जो टुट की जो मम्मी थी वो पहली मम्मी थी जिसको एक पोर्टेबल सिटी मशीन के द्वारा सिटी स्कैन किया जाना था, और ये सिटी स्कैन मशीन जो है डोनेट की गई थी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस ने, जो कि इसके मैन्युफैक्चरर थे, जो दान में दी गई थी। और ये पहली मम्मी थी जिसको कि स्कैनिंग की जानी थी। तो टुट अपनी ज़िंदगी में जितना शान से रहे, उसकी मौत भी उतनी ही शानदार रही, और ये अपने देशवासियों के लिए, अपनी कंट्री मैन के लिए एक अलग ही अंदाज रहा उसका। A city machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross-section. Tut's had scanned in 0.62 millimeters slices to register its intricate structure, takes an array detail in the resulting image। अब जब इसकी सिटी स्कैन की मशीन में इनको डाला गया तो सर से लेकर टो तक इनकी स्कैनिंग की गई इस मम्मी की, और वहाँ से 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बन के आई क्रॉस सेक्शंस में, जिसमें टुट का सर जो था वो स्कैन किया गया था 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में, वो एक तरीके से बन के आया, जिसमें कि उसके स्ट्रक्चर की इंट्रिकेट मतलब फाइन डिटेल्स, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्लियर नज़र आ रही थी, और उससे एक स्ट्रेंज डिटेल निकल कर आ रही थी उसकी इमेज की। विद टुट्स एंटायर बॉडी similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy begin to probe the secrets that the winged goddess of a glided burial shrine protected for so long। अब इस जो ये इमेजेस, अब जो रिजल्ट, जो डाटा सिटी स्कैन के बाद मिलने वाला था, उसके लिए एक टीम बनाई गई थी, टीम फॉर्म की गई थी, जिसमें कि स्पेशलिस्ट थे, चाहे वो रेडियोलॉजी के थे, वो फोरेंसिक साइंस के थे, एनाटॉमी के थे, वो सब लोग इस मम्मी के मौत और जीवन के पीछे के सीक्रेट्स को उजागर करने वाले थे। और ये वो मम्मी थी जिसको कि एक विंग्ड गॉडेस, जो कि सोने के जिसके पंख बने हुए हैं, वो देवी इतने समय से प्रोटेक्ट कर रही थी। अब उसके पीछे के सीक्रेट्स को रिवील होने का टाइम आ गया था। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed the ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। अब क्या हुआ, वो रात आखिरकार आ गई जबकि उसको स्कैनिंग की जाने वाली थी। तो जो मज़दूर थे उसकी कब्र को एक बॉक्स में ले गए थे, उसके कॉफिन में जिसमें भी वो पैक्ड था, और उसको एक ढलान पर और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर लाया गया, जहाँ पर कि बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही थी, सैंड उड़ रहा था, और साथ ही साथ उसमें क्या का एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर एक ट्रेलर के में ले गए जिसमें कि स्कैनर रखा था। 20 minutes later, two men emerged, sprinting for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans। The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan। Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously। अब तभी वहाँ ऑफिस में से दो लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से भागते हुए आए, और वो अपने साथ वापस ले गए 2 वाइट कलर के प्लास्टिक फ़ैन, क्योंकि जो $1 मिलियन की इतनी महंगी स्कैनर मशीन थी वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसके कूलिंग फैंस में रेत भर गया था, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। तो तभी एक जो गार्ड ने जोक करते हुए कहा कि यही है राजा का अभिशाप।
Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in the peace where the funeral priest had laid him so long ago. अब यहाँ पर क्या था कि आखिरकार वो जो 2 पंखे सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले जाए गए थे, उन्होंने हेल्प किया, काम ख़त्म हुआ स्कैनिंग का। और जब जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने ये मेक श्योर कर लिया कि सारा डाटा जो उन्हें चाहिए था वो सेफ है, उन्होंने सेफ्टी से अपने पास रख लिया है, उसको सेव कर लिया है, तो जो टुट था वापस उन मज़दूरों को लौटा दिया गया जो कि वापस उसे उसकी टॉम में ले गए। 3 घंटे से भी कम वक्त के समय में उसको निकाला गया और वापस रख भी दिया गया। और अब फ़ैरो अपनी उसी जगह पर पीसफुली रेस्ट कर रहा था जहाँ पर कि उसे फ्यूनरल के टाइम यानी उसको दफनाने के समय पुजारियों ने बहुत समय पहले दफना दिया था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey hat took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. अब वहाँ ट्रेलर में वापस जो टेक्नीशियंस थे वो देखकर हैरान हो रहे थे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर किस तरीके की पिक्चर्स टुट की बनकर आई थी। उसका वहाँ हेड एक ब्राउन कलर के बिखरे हुए मतलब पिक्सल्स में से एक आकार ले रहा था, एक शेप ले रहा था, फॉर्मेशन हो रही थी उसके हेड की। जो टेक्नीशियंस थे वो उसको हर दिशा में घुमाकर पलटकर देख रहे थे और वो क्या निकल कर आया था, नेक वर्टिब्रेट अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमिक क्लास। उसके नेक मतलब बैकबोन इतनी क्लियर नज़र आ रही थी जितने की एक एनाटॉमिक क्लास में जहाँ पर कि ह्यूमन बॉडी की स्टडी की जाती है वहाँ नज़र आती है। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ स्कल। और भी कई तस्वीरें सामने आई जिसमें उसका रिब केज था, उसका एक हाथ था, उसके स्कल का सेंटर पार्ट था। बट फॉर नाउ एंड द प्रेशर वॉज ऑफ, sitting back in his chair, Zahi smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said, and I was so worried, but now I think I will go and sleep. अब उसने कहा, अब ज़ही हवास कहते हैं थोड़ा सा वो स्माइल करे और बहुत रिलीव्ड महसूस हो रहे थे और उन्होंने कहा आराम से अपनी चेयर पर बैठते हुए कि अब वो प्रेशर रिलीज़ हो चुका था क्योंकि टुट की मम्मी को वापस उसकी जगह पर पहुंचा दिया गया था, उसकी स्कैनिंग हो गई थी, उनके पास साइंटिफिक डाटा था और वो धन्यवाद कर रहे थे कि शुक्र है कुछ भी गलत नहीं हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछली रात मैं सो नहीं पाया एक भी सेकंड के लिए क्योंकि मैं बहुत चिंतित था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब मुझे जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। By the time we left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still like death itself. In this valley of the departed, just above the entrance of Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of the Osiris, the god of the afterlife watching over the boy king. और वो कहते हैं जब हम और ट्रेलर की मेटल जो स्टेयर से उनसे उतरकर उस सैंडी एरिया में आए, वहाँ पर अब हवा पूरी तरीके से रुक चुकी थी जो अब तक तेज़ चल रही थी और वो वैली ऑफ जो डेथ थी, जो डेथ की वैली, वो जो राजाओं की वैली थी जहाँ सबकी कब्र है, सबकी ममीज़ दफनाई गई हैं, वहाँ उस रेगिस्तान में अब हवा बहुत ठंडी लग रही थी और ऐसा लग रहा था, उतनी शांत लग रही थी जैसे कि मृत्यु होती है। और टुट की जहाँ टॉम थी उसके जो एंट्रेंस थी उसके ऊपर ओरियन नाम का कॉन्स्टेलेशन नज़र आ रहा था जिसे कि जो इजिप्शियन लोग हैं वो ऑसिरिस मानते हैं यानी कि मृत्यु का देवता, तो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ पर उस बॉय किंग के उस छोटे से राजा के ऊपर नज़र रखे हुए थे, उसको उसका ध्यान रखते थे। तो दिस वॉज अ स्टोरी फ्रॉम द एंशियंट इजिप्ट कि हाउ द ममीज़ हाउ द बॉडीज़ वर ममीफाई क्यों किया जाता था और किस तरीके से हमारी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि हम ममीज़ की स्कैनिंग करके भी उनसे डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्स रिवील कर सकते हैं। आई होप द चैप्टर इज़ clear to you people. I have explained each and everything thoroughly. Now like my video and keep watching. Thank you.